ओके, आई हैव अनदर डिवाइस जहां पे मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट चैट वगैरह सब कुछ देख रहा हूँ. सो लेट मी नो इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन इन बिटवीन, बट ट्राई कि हम लास्ट में ही सारे क्वेश्चंस पूछे, पहले सर को लेक्चर डिलीवर करने दें. राइट, एंड हियर वी गो. I'll remove myself from here and we can start, sir. All yours. Good evening, friends. Myself B.K. Maheshwari. I'm a former judge and I have joined bar in 1972. After practicing for about 5 years, I joined bench and I have been on the bench for about 37 years. Since then, I am also doing the legal consultancy work and some other works. And it's my pleasure to be with you. आप सभी लोग बहुत अनुभवी हैं, ज्ञानी हैं, अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो आपके साथ ये कुछ समय व्यतीत करना मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है. और इस अवसर पर मैं अपनी तरफ से आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि कुछ घंटे आपके साथ व्यतीत करने का मजा हो सकता है. आपके जो प्रश्न होंगे मैं इन्वाइट करता हूँ कि आपके मन में जो शंका हो, जो प्रश्न हो, जो सुझाव हो, उन्हें अवश्य दें और शेयर करें. ये जो सेशन होने जा रहा है एक तरफा न रहे, बल्कि दोनों साइड से होना चाहिए. आप कोई अगर कोई सजेशन भी देना चाहें, कोई क्वेश्चन भी करना चाहें, तो जिस समय करना चाहें उसी समय आप करें. मित्रों, जो मुझे टॉपिक दिया गया है वो टॉपिक दिया है एग्जीक्यूशन का. अगर हम एग्जीक्यूशन पर बात करते हैं तो एग्जीक्यूशन से पहले हमें थोड़ा सा लिटिगेशन के बारे में समझना पड़ेगा. हम इंडिया में जो लिटिगेशन होता है तो उसे दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं. एक लिटिगेशन है जो क्रिमिनल साइड का है और एक लिटिगेशन है जो सिविल मैटर का है. यहाँ पर हम क्रिमिनल जो लिटिगेशन है वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दैट, हम उससे कंसर्न नहीं है, हमारा संपर्क नहीं है. आज हम अपने आप को फोकस करेंगे, कंसल्ट करेंगे सिविल लिटिगेशन. एंड एग्जीक्यूशन पर आने से पहले सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि सिविल लिटिगेशन है कौन सा, किन किन मैटर में सिविल लिटिगेशन हो सकता है. आप सब जानते हैं, लेकिन टू रिफ्रेश योर मेमोरी मैं वहीं से शुरू करना चाहता हूँ. सिविल लिटिगेशन आरंभ होता है कि जहां पर किसी प्रॉपर्टी का और या किसी पोस्ट का विवाद हो, वही लिटिगेशन. क्योंकि हर व्यक्ति जीवन भर एक इच्छा रहती है कि उसे पैसा मिल जाए, पद मिल जाए और प्रतिष्ठा मिल जाए. पद, पैसा और प्रतिष्ठा के पीछे भागता रहता है, उसी के साथ जीवन अपना चलता रहता है. तो पद, पैसा और प्रतिष्ठा तीन चीज हैं जो ये आदमी के जीवन का एक महत्वपूर्ण एक उद्देश्य रहता है, एक मकसद रहता है, एक एम रहता है. एंड क्योंकि व्यक्ति के जीवन का मुख्य उद्देश्य ही पद, पैसा और प्रतिष्ठा है, एंड उसी उधेड़बन में, उसी के प्रयास में लगा रहता है कि वो कैसे अधिक से अधिक जो प्राप्त हो, इसलिए होता है. एंड क्योंकि इसकी इच्छा अधिक से अधिक प्राप्त करने की होती है, इसलिए कभी कभी इट गिव राइट टू द लिटिगेशन, इससे लिटिगेशन भी बढ़ता है. तो जहां जहां पर पद का, पैसे का और प्रतिष्ठा का अगर कोई डिस्प्यूट होगा उस हमें सिविल लिटिगेशन. सिविल लिटिगेशन में अगर मैं कहूं जो रेवेन्यू मैटर्स हैं वो भी सिविल लिटिगेशन है, जो टैक्सेशन मैटर है वो भी सिविल लिटिगेशन है, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है वो भी सिविल लिटिगेशन है, एंड अगर कोई लेबर डिस्प्यूट है वो भी सिविल लिटिगेशन है. तो जहां जहां पर भी पद का, प्रतिष्ठा का और या पैसे का क्वेश्चन होगा वो सारे सिविल लिटिगेशन. लेकिन वो सारे सिविल लिटिगेशन होते हुए भी वो सिविल कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते. सिविल कोर्ट के क्षेत्र के अंतर्गत इनमें से केवल कुछ ही प्रकार के लिटिगेशन आते हैं, और वो लिटिगेशन है जो सीपीसी के सेक्शन 9 में दी गई. और दिखेंगे कि वेयर देयर इज ए डिस्प्यूट रिगार्डिंग एनी ऑफिस और ऑफ एनी प्रॉपर्टी, दैट डिस्प्यूट इज इन द नेचर ऑफ द सिविल डिस्प्यूट, वो सिविल डिस्प्यूट का नेचर है. लेकिन जहां पर हम टैक्सेशन की बात करते हैं वहां भी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, पैसा मीन्स प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, रेवेन्यू का वहां भी डिस्प्यूट है. तो उसी के बारे में सेक्शन 9 में दिया गया है कि केवल सिविल कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वो सिविल डिस्प्यूट आएंगे जो कि किसी अन्य लॉ से इम्प्लाइडली या एक्सप्रेसली बार्ड ना हो. क्योंकि टैक्सेशन के मैटर्स, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के मैटर, लेबर डिस्प्यूट के मैटर, रेवेन्यू मैटर्स स्पेसिफिकली एंड एक्सप्रेसली ये दूसरे लॉ से बार कर दिए गए, इसलिए सिविल कोर्ट का जुडिक्शन इन मैटर्स में नहीं आता. जो एक्सप्रेसली बार्ड नहीं है या इम्प्लाइडली बार्ड नहीं है वो सारे सिविल डिस्प्यूट
जो है वो सिविल कोर्ट के स्वीकार। अब नंबर 2 क्वेश्चन अराइज होता है कि सिविल कोर्ट हम कहते कैसे हैं और सिविल कोर्ट के प्रोविजन कहाँ कहाँ, तो उसके बारे में क्लियर करना चाहूंगा कि अनलाइक सीआरपीसी, सीआरपीसी में तो जो क्रिमिनल कोर्ट होती हैं उसके बारे में दिया गया है कि कितनी प्रकार की क्रिमिनल कोर्ट होंगी, उसकी पावर्स क्या क्या होंगी, इट इज गिवन इन द सीआरपीसी। बट एज रिगार्ड द सीपीसी कंसर्न, जहां तक सीपीसी का प्रश्न है, सीपीसी में सिविल कोर्ट कितनी होंगी, उनका जुडिक्शन क्या होगा, ये सिविल सीपीसी में नहीं दिया। इसके लिए प्रोविजन है, क्योंकि हमारी कंकरेंट सूची जो संविधान की कंकरेंट सूची है उसका विषय है, इसलिए इस पर हर स्टेट ने लॉ बनाया हुआ है। एंड हर स्टेट का अपना एक सिविल कोर्ट एक्ट है, जिसके अनुसार सिविल कोर्ट की जो डेजिग्नेशन है कि किस किस तरह की सिविल कोर्ट होगी वो दिया गया है। एंड उनका जुडिक्शन किन किन टेरिटरी में होगा दिया गया है। एंड उनका पिक्यूनियर जुडिक्शन क्या होगा, ये हर स्टेट की सिविल कोर्ट के जो सिविल कोर्ट एक्ट है उसमें दिया गया है। एंड इसलिए हर स्टेट में हर सिविल कोर्ट की जो जुडिक्शन है पिक्यूनरी एज वेल एज टेरिटरी वो डिफर करती है स्टेट वाइज। 1993 से पहले सिविल कोर्ट जो डेजिग्नेशन थे वो भी कंट्री में डिफरेंट हुआ, कहीं पर सब जज कहा जाता था, कहीं पर राइट कहीं पर सब जज कहा जाता था, कहीं पर मुंसिफ कहा जाता था, कहीं पर लोअर जुडिशरी कहा जाता था। एक 1993 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक जजमेंट आया जिसे कहते हैं ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन केस। एंड उसमें सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्शन दिए कि हमारे सिविल कोर्ट के जितने डेजिग्नेशन है वो एक कर दिए जाए। उस जजमेंट के बाद हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपने सिविल कोर्ट एक्ट को अमेंड किया और सारे सिविल कोर्ट के जुडिक्शन जो है जो डेजिग्नेशन है उन्हें एक कर दिया। और आज की डेट में जो डेजिग्नेशन है सिविल कोर्ट के वो शुरू होते हैं जूनियर सिविल जज से, अर्थात सिविल जज जूनियर डिवीजन जो सिविल की लोअर मोस्ट कोर्ट, उसके बाद सिविल जज सीनियर डिवीजन एंड देन डिस्ट्रिक्ट। ये 3 कोर्ट है जो हम अपार्ट फ्रॉम द हाई कोर्ट देयर आर 3 काइंड ऑफ सिविल कोर्ट। नंबर 1 सिविल जज जूनियर डिवीजन जो लोवेस्ट लेवल कोर्ट है, उसके बाद सिविल जज सीनियर डिवीजन जो इंटरमीडिएट कोर्ट है, एंड जो डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट कोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट की है, दैट इज नोन एज द कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। एंड इनकी पावर्स हर स्टेट में अलग अलग, इनका जुडिक्शन हर स्टेट में अलग। इन 3 का डिस्ट्रिक्ट का, सिविल जज सीनियर डिवीजन का एंड सिविल जज जूनियर के अलावा सिविल की एक और कोर्ट होती है जिसे हम कहते हैं जज स्मॉल कोजिस कोर्ट। एंड हर स्टेट में जज स्मॉल कोज कोर्ट भी बनी, उसके लिए अलग से एक एक्ट बना है जिसे हम कहते हैं प्रोविंशियल स्मॉल कोजी कोर्ट एक्ट 1897। उसके अनुसार ये एक्ट बने हैं जो एससी के मैटर सुनते हैं, अर्थात जो स्मॉल कोजीज हैं उनके मैटर सुनते हैं, लेकिन दे कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ द सिविल कोर्ट की डेफिनेशन में आते हैं, इसलिए वो भी सिविल ये। एंड सिविल का ये जो है ये हमारे सिविल डेजिग्नेशन बताया मैंने। उसके बाद सिविल का जो लिटिगेशन शुरू होता है दैट स्टार्ट फ्रॉम द प्लेंट। अगर किसी भी व्यक्ति को कोई वाद दायर करने का कोई कोज ऑफ एक्शन अराइज होता है तो वो अपनी कंसर्न कोर्ट में अपना मुकदमा दायर कर सकता है, अपनी प्लेंट दायर कर सकता है। तो सिविल लिटिगेशन ऑलवेज स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट इन द कंसर्न एंड प्लेंट के प्रेजेंटेशन के बाद अपोजिट पार्टी को समझ जाते हैं, अपोजिट पार्टी अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल करती है, उसके बाद दोनों में क्या क्या डिस्प्यूट है, व्हाट इज द फोकस डिस्प्यूट, उसको फोकस करके द इश्यूज आर सेटल्ड एंड देन बोथ पार्टीज लीड एविडेंस रिगार्डिंग द रेस्पेक्टिव क्लेम्स एंड तब कोर्ट का जजमेंट। कोर्ट के जजमेंट इज फॉलोड बाय द डिग्री, अर्थात कोर्ट ने क्या क्या डिसीजन दिया उन्हें संक्षेप में वो डिग्री में बनाया जाता है, डिग्री कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है डिग्री। एंड दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट का एंड डिग्री का प्रोविजन सीपीसी में ऑर्डर 20 कि जजमेंट पास होने के बाद विद इन 15 डेज डिग्री शुड बी प्रिपेयर। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जब जजमेंट आ गया तो व्हाट इज द नीड ऑफ द डिग्री, डिग्री क्यों बनाई जाती है। उसको मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम एलएलबी करते हैं तो वी गेट ए मार्कशीट,
हमें मार्कशीट मिलती है, और मार्कशीट इज द प्रूफ कि हमने एलएलबी क्रॉस कर ली, पास कर ली, यू क्लियर द एलएलबी। उसके बाद कोई डाउट इस बात नहीं रहता कि अगर किसी के पास एलएलबी की मार्कशीट है और उसमें एलएलबी की मार्कशीट में दिखाया गया है कि इस व्यक्ति ने एलएलबी को क्लेरिफाई कर लिया, क्लियर कर लिया, तो उसके बारे में कोई डाउट नहीं रहता कि व्यक्ति ने एलएलबी। लेकिन उसके बाद भी हर यूनिवर्सिटी एक सर्टिफिकेट जारी, राइट, और वो सर्टिफिकेट ही बेसिस होता है। किसी एडवोकेट का रजिस्ट्रेशन भी तब होता है बार काउंसिल में जब वो अपनी डिग्री पेश करते हैं, नोट द मार्कशीट। आप सब एडवोकेट हैं, क्या कभी आपने सुना है कि किसी भी व्यक्ति का बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन केवल मार्कशीट के आधार पर, डिग्री के आधार पर? देन क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जजमेंट एंड द डिग्री? और बताऊंगा कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन जजमेंट एंड डिग्री, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। डिग्री इज द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द जजमेंट, केवल औपचारिक उसका एक एक्सप्रेशन है, औपचारिक अभिव्यक्ति है जजमेंट की। अदरवाइज डिग्री में कोई ऐसी बात नहीं हो सकती जो कि जजमेंट में दी गई कंडीशन के विपरीत। जजमेंट इज द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द एंड फाइनल एजुकेशन, जब उस एजुकेशन का फाइनल होता है उसे डिग्री का। एंड इट हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 ऑफ द सीपीसी। उसमें डिफाइन किया गया है कि डिग्री इज द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन फाइनल एजुकेशन, उसे हम डिग्री। एंड ऑलवेज जजमेंट एग्जीक्यूटेबल नहीं है, केवल डिग्री एग्जीक्यूटेबल है। जैसे कि हम एडवोकेट के लिए रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं और उस समय बार काउंसिल हमसे केवल डिग्री मांगती है, मार्कशीट से काम नहीं चलता। ऐसे ही जब एग्जीक्यूशन ले जाते हैं तो कोर्ट हमसे डिग्री मांगती है कि व्हाट इज द डिग्री, एंड डिग्री का ही एग्जीक्यूशन। नंबर 2 एक बताता हूं कि सिविल लिटिगेशन को हम 2 तरह से पढ़ सकते हैं। पहला भाग वो है जहां पर की पार्टीज के राइट डिसाइड होते हैं, केवल राइट डिसाइड होते हैं। वो राइट मिलते नहीं उसे, केवल डिसाइड करते कोर्ट कि ये पार्टी इस राइट का अधिकारी। एंड जैसे मैंने बताया कि स्टार्ट होता प्लेंट से, उसके बाद रिटन स्टेटमेंट से, एविडेंस से, और जब जजमेंट कोर्ट देती है और डिग्री पारित करती है तो उस डिग्री में केवल पार्टी के राइट डिसाइड होते हैं, उनको राइट मिलते नहीं। एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द लिटिगेशन स्टार्ट व्हेन जिस पार्टी के राइट डिसाइड में है वो उन राइट को प्राप्त करने का प्रयास करता है, प्राप्त करने के लिए अप्लाई करता है, वो दैट इज द सेकेंड पार्ट। एंड वो सेकेंड पार्ट है। तो वी कैन डिवाइड द सिविल लिटिगेशन इन 2 पार्ट। फर्स्ट पार्ट where the right of the parties are decided, and the second part where the right are acquired by the party in whose favor the degree has been passed. This is known as the execution. लेकिन 99% केसेस में एंड जो प्रैक्टिस करते हैं, अधिकतर करते हैं, तो उनका अधिकतर फोकस केवल राइट डिसाइड करने तक रहता है। एग्जीक्यूशन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम सोचते हैं, क्योंकि बहुत कम केस जाते हैं। एग्जीक्यूशन के बारे में कुछ भ्रांतियां भी, कुछ गलत फहमी। और पहली गलत फहमी यह है कि साहब एग्जीक्यूशन में टाइम हो सकता है, इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, और किसी हद तक बात सकती है, क्योंकि सिविल लिटिगेशन में जहां पर पार्टी के राइट डिसाइड होते हैं वही इतना पार्ट इतना लेंथी हो जाता है कि लिटिगेंट उसे पार्ट को करते करते थक जाता है, और जब तक एग्जीक्यूशन का नंबर आता है तो दैट बिकम वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट हो जाता है उसके लिए, वो थक जाता है लिटिगेशन। और इंसिडेंट बताऊं कि कैसे थकता है, फर्स्ट पार्ट में कैसे थक जाता है। आई वुड लाइक टू साइट एन एग्जांपल ऑफ द नागपुर के कोर्ट की एक एग्जांपल आपके सामने साइट कर। बट बिफोर दैट एग्जांपल आई वुड लाइक टू नो कि माय वॉइस इज क्लियर और नॉट? Guys, please use your chat box. Clear, sir. All right. All right. Or everybody, I hope you're comfortable with the speed that we are going in. ना हम तेज जा रहे हैं, ना हम धीरे जा रहे हैं. I hope the language is clear for everybody. We have Hindi medium for today. सब लोगों के लिए ठीक है? Thumbs up, everybody. Yes, sir. Enjoying? Perfect, sir. All right. तो आई वुड लाइक टू साइट एन एग्जांपल ऑफ द नागपुर के फर्स्ट पार्ट में कैसे करते हुए आदमी जो लिटिगेंट थक जाता है।
पूना में एक बड़ा पीस ऑफ लैंड था, हार्ट ऑफ द पूना में, एंड पूना इज द वन ऑफ द कोस्टल सिटी ऑफ इंडिया। दो पार्टी में लिटिगेशन हुआ, एंड एक कहता था कि दिस लैंड बिलोंग टू मी, द अदर पार्टी कहती है कि ये लैंड मेरी है, दोनों में लिटिगेशन होता रहा, एंड इट टुक अबाउट 27 years। एंड 27 years के बाद जब हाई कोर्ट में अपील डिसाइड हुई लिटिगेशन के स्टार्ट करते करते 27 बाद, डू यू नो व्हाट द हाई कोर्ट हैज सेड? कि the civil court has no jurisdiction to decide this matter and you will have to go to another debate। एंड उस समय तक दोनों लिटिगेंट की एज लगभग 70 से 80 years की। तो कैन यू इमेजिन कि उनके क्या व्यवस्था रही होगी, क्या उनको मजबूरी रही होगी कि 27 years के लिटिगेशन के बाद जब ये सुनने को मिले इस कोर्ट को जुडिक्शन ही नहीं। तो मेरा कहने का केवल ये तात्पर्य था कि लिटिगेंट जो लिटिगेशन का फर्स्ट पार्ट है जहां पर उसके राइट डिसाइड होते हैं, उसे ही करते करते इतना समय लग जाता है, इतनी एनर्जी वे हो जाती है, इतना पैसा इतना एक्सपेंसिव हो जाता है कि लिटिगेंट को एग्जीक्यूशन में जाने से ही डर लगता है। एंड इसलिए एग्जीक्यूशन के प्रोविजन बहुत फ्रीक्वेंट नहीं है। जहां तक मेरा अपना कोर्ट का आइडिया है, केवल हर कोर्ट कैंपस में कुछ एडवोकेट रहते हैं जिन्हें एग्जीक्यूशन की नॉलेज है, अधिकतर को एग्जीक्यूशन के प्रोसीजर की नॉलेज नहीं रहती, एंड सबको सिखाया जाता है कि साहब एग्जीक्यूशन इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है। एंड आई नो अबाउट द लॉ कॉलेज आल्सो, मोस्ट ऑफ द लॉ कॉलेज में एग्जीक्यूशन वाला पार्ट छोड़ दिया जाता है, एग्जीक्यूशन नहीं पढ़ाए, उन्हें यूनिट वाइज सिस्टम है तो एग्जीक्यूशन पढ़ाते नहीं। एंड इसके कंसिक्वेंस क्या होते हैं? इसके कंसिक्वेंस होते हैं कि हमारे अधिकतर एडवोकेट भाई जिनके ऊपर पूरा लिटिगेशन डिपेंडेंट है, जो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जुडिशियल लाइफ है, वो आर द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, वो भी बहुत सारे प्रोविजन से वंचित रह जाते हैं। क्योंकि लॉ स्टूडेंट वंचित रह गए तो फिर वो वंचित रह जाएंगे। एंड आज का अवसर है कि हम लोग उन प्रोविजन को विस्तार से डिस्कस करें और समझने का प्रयास करें। अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो आई कैन एश्योर यू कि एग्जीक्यूशन जो पार्ट है दैट इज वेरी सिंपल। उसमें कोई बहुत अधिक ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट हो, वेरी सिंपल है। थोड़ा लेंथी जरूर है और लेंथी प्रोविजन है, प्रोसीजर नहीं, क्योंकि सीपीसी में हर चीज को बहुत विस्तार से एक्सप्लेन किया गया है ताकि कोई डाउट ना हो। एंड चूंकि एक्सप्लेन किया गया है, जनरली हम उन प्रोविजन को लेंथ समझते है नहीं। और कैसे होता है? सिंपल है। नंबर एक कि कोई भी अगर सिविल कोर्ट की डिग्री है तो पहले क्वेश्चन ये है कि जब वो फाइनल हो जाएगी देन इट विल बिकम इफेक्टिव। अगर पहले एक कोर्ट ने की है तो फिर देयर इज ए प्रोविजन ऑफ अपील एंड देयर इज ए प्रोविजन ऑफ सेकंड अपील एंड देयर इज ए प्रोविजन ऑफ एसएलपी आल्सो। हम बिफोर सुप्रीम कोर्ट एसएलपी में जा सकते हैं। तो अगर फर्स्ट जिसे हम ट्रायल कोर्ट कहते हैं, जब वो कोई केस डिसाइड कर दे, पार्टी के राइट डिसाइड कर दे, कोई डिग्री पास करते, एग्रीड पार्टी उसके फर्स्ट अपील में जा सकती है। एंड फर्स्ट अपील इज द राइट। हर आदमी किसी भी डिग्री के विरुद्ध पारिंग फ्यू वो अपील में जा सकती है। एंड अगर फर्स्ट अपीलेट कोर्ट भी डिग्री पारित करते, देयर इज ए एक्सेप्शनल केसेस जहां पर की पार्टी सेकंड अपील में जा सकती है और एसएलपी को राइट कर सकती है। जब डिग्री फाइनल होती है देन केम इन द पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन कि अब हमारे अधिकार मिल गए, लिटिगेंट को अधिकार मिल गए, अब वो अधिकार हमें प्राप्त होने चाहिए। केवल उन अधिकारों को डिक्लेरेशन को कोई पर्पज नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। until unless the litigant is ready and litigant get the right in actual form in real time, उचित है। एंड इस एग्जीक्यूशन के जो प्रोविजन है वो सीपीसी में दो जगह दी है। एक जगह है सेक्शन 36 से लेके 74 एंड दूसरी जगह है ऑर्डर 21। एंड आप सभी जानते हैं कि ऑर्डर 21 जो है that is the lengthiest order of the city। लेकिन मित्रों उससे घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, किसी फोबिया की आवश्यकता नहीं है। ये सब लेंथीस्ट पार्ट बड़ा सिंपल है और मैं वन बाय वन कैसे। नंबर वन कि हम सिविल कोर्ट की डिग्री को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एनी डिग्री, कोई भी डिग्री हो, चाहे वो सिविल कोर्ट ने पास की हो
चाहे जज इस्माइल कोजी ने पास की हो, उस डिग्री को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और 2 पार्ट कौन से हैं? नंबर 1 वो डिग्री विच आर एग्जीक्यूटिव, जिनका एग्जीक्यूशन हो सकता है, एंड दूसरी वो डिग्री है जिनका एग्जीक्यूशन पॉसिबल नहीं है, विच आर नॉट एग्जीक्यूटिव। उनका एग्जीक्यूशन पॉसिबल नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है, उन्हें नॉन एग्जीक्यूटिव डिग्री। तो पहले मैं वही बताना चाहूंगा कि विच डिग्री आर नॉन एग्जीक्यूटिव, जिनकी डिग्री के एग्जीक्यूशन की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही सिविल कोर्ट ने राइट डिसाइड किए, वो मैटर वहीं पर फाइनल हो जाता है, उनके एग्जीक्यूशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। एंड कौन कौन सी वो डिग्री है? ये मेरा ही आपकी वॉइस यहाँ पे जा रही है। गाइस आई पुट द माइक क्लोजर टू सर। अभी सबको क्लियर है? बेटर है? लाउडर है अभी वॉइस? कैन यू यूज योर माइक? वाईफाई नहीं पहुंचा? एक मिनट के लिए हुआ होगा। Sir, we can't hear it. ठीक लग रहा है? गाइस आर वी बैक? आवाज आ रही है? हाँ प्रभु जी, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Audible. वीडियो भी आ रही है प्रभु? Yes, sir. ओके अच्छा, यहाँ पे जहाँ पे हम बैठे हैं वहाँ पे वाईफाई थोड़ा सा कभी कभी कमजोर हो जाता है। 20-25 मिनट में एक बार ऐसा हो सकता है, तो डोंट बी वरीड। वील बी बैक विद द कनेक्शन इन लाइक 1 or 2 minutes। हम लोग यहीं पे हैं। जैसे ही ऐसा कुछ हो, प्लीज लेट मी नो यूजिंग योर माइक। माय द डिवाइस दैट वी आर स्पीकिंग फ्रॉम इज वर्किंग वेल। आपकी आवाज ठीक आ रही है राघव जी, सर की थोड़ी सी कम आ रही है। ठीक है सर के मैंने पास रख दिया माइक अभी ना, अब ठीक आएगी। अब ठीक आ रही है क्या? अब बताइए। हाँ सर, लाउड है, ठीक है। जी अब ठीक है। अब ठीक। तो आई वाज डिस्कसिंग कि हम सिविल कोर्ट की डिग्री को 2 काइंड में डिवाइड कर सकते हैं। और पहला ये है कि ऐसी डिग्री जिनका एग्जीक्यूशन पॉसिबल है, जिनका एग्जीक्यूशन हो सकता है, एंड दूसरी डिग्री वो है जिनका एग्जीक्यूशन पॉसिबल नहीं है, विच इज आर सेड टू बी अनएग्जीक्यूटिव। तो पहले मैं वही डील करूंगा कि जो डिग्री अनएग्जीक्यूटिव है। नंबर 1, अगर किसी का सूट इज डिसमिस विदाउट कोर्स, अगर सूट डिसमिस कर दिया जाता है विदाउट कोर्स, तो वो उसका एग्जीक्यूशन पॉसिबल नहीं है, वो एग्जीक्यूशन क्या होता है। अगर सूट फॉर कैंसिलेशन ऑफ डीड का हो, किसी डॉक्यूमेंट के कैंसिलेशन का सूट हो, एंड डिग्री पारित हो गई कैंसिलेशन ऑफ डीड की, ये डिग्री कैंसिल, उसका भी कोई एग्जीक्यूशन पॉसिबल नहीं है, नो एग्जीक्यूशन पॉसिबल। अगर कोई सूट डिक्लेरेशन का हो कि मेरे राइट डिक्लेयर करते जाएं, एंड उसके अलावा उसमें कोई और रिलीफ सीख ना किया गया हो, तो मेयर डिग्री ऑफ डिक्लेरेशन इज नॉट एग्जीक्यूट। वो राइट डिक्लेयर हो गए, दैट इज फाइनल, उसके एग्जीक्यूशन की आवश्यकता नहीं। ऐसे ही अगर डिवोर्स का सूट है और डिवोर्स का सूट डिग्री हो गया, डिवोर्स ग्रांट कर दिया गया, उसका भी एग्जीक्यूशन पॉसिबल नहीं है, उसकी किसी एग्जीक्यूशन की आवश्यकता नहीं। तो अगर सूट डिसमिस हो जाता है विदाउट कोर्स, तब उसका एग्जीक्यूशन पॉसिबल नहीं है। अगर कोई डिक्लेरेशन होता है विदाउट एनी फर्दर रिलीफ, उसका भी एग्जीक्यूशन पॉसिबल नहीं है। एंड अगर कोई मेयर डिक्लेरेशन का सूट है, उसका भी पॉसिबल नहीं है। एंड अगर डिवोर्स का है, उसका पॉसिबल नहीं है। तो इन डिग्री को अगर सूट डिसाइड भी हो जाता है, डिग्री भी हो जाता है, तो वो एग्जीक्यूटेबल।
रेस्ट ऑफ द डिग्री आर एग्जीक्यूटेबल। सब डिग्री एग्जीक्यूटेबल है, सब एग्जीक्यूटेबल। अब कैसे कैसे एग्जीक्यूटेबल है, हम उसके बारे में पहले थोड़े तो क्वेश्चन बनाते हैं। नंबर 1, एग्जीक्यूशन कौन करा सकता है? पहला क्वेश्चन ये है कि एग्जीक्यूशन कौन करा सकता है एंड कितने दिन में करा। तो उसके बारे में बताऊंगा कि हमारे 2 तरह के लिमिटेशन है। एक लिमिटेशन है सूट फाइल करने, दैट में डिफर, वो अलग अलग डिफर कर सकता है, हर सूट का डिफरेंट होता है। किसी का 3 ईयर्स है, किसी का 1 ईयर है, किसी का 12 ईयर्स है, वो डिफरेंट। लेकिन अगर एक बार सूट डिग्री हो गया तो डिग्री के एग्जीक्यूशन लिमिटेशन है, दैट इज 12 ईयर्स। डिग्री होने के बाद पार्टी जिसके फेवर में डिग्री है वो उस डिग्री का एग्जीक्यूशन 12 ईयर्स का। दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन करा सकता है, क्योंकि 12 इज ए लॉन्ग पीरियड। और डिग्री का एग्जीक्यूशन नंबर 1 जिसके फेवर में डिग्री वो करा सकता है। नंबर 2 अगर डिग्री होल्डर की डेथ हो गई हो तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव करा सकता है। एंड तीसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि डिग्री जो है दैट इज ट्रांसफरेबल। हम डिग्री होने के बाद भी उसे दूसरे व्यक्ति को फेवर में ट्रांसफर कर सकते हैं, तो वो ट्रांसफर। तो डिग्री होल्डर करा सकता है, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव करा सकते हैं एंड ट्रांसफर कर सकते हैं, एंड विद इन ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। नंबर 2 किसके अगेंस्ट करा सकते हैं? कितने साल में ट्रांसफर कर सकते हैं बोले? मैंने बताया कि विद इन 2 ईयर्स कभी भी ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब डिग्री पास हो गई, डिग्री पास होने के बाद आप कभी भी ट्रांसफर कर सकते हैं, देयर इज नो बार। और ट्रांसफरी जो है उसको जिस दिन से ट्रांसफर हुई है वहां से 12 ईयर्स चालू होंगे क्या एग्जीक्यूट कराने के लिए? नहीं, देखिए डिग्री का एग्जीक्यूशन पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो तो एक ही रहता है, 12 ईयर्स। उस विद इन 12 ईयर्स में वो डिग्री कितने ही हाथों में चली जाए लेकिन वो पीरियड चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि साहब आज किसी एक व्यक्ति के फेवर में डिग्री है, उसने ट्रांसफर कर दी तो उसे फर्दर 12 ईयर्स का पीरियड मिलेगा। ऐसा नहीं है, 12 ईयर्स का पीरियड मिलता है जिस दिन से डिग्री पास हुई और जिस दिन से एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन दी गई, उस बीच में 12 ईयर्स से ज्यादा का पीरियड नहीं होना चाहिए। उसे डिग्री एक व्यक्ति के पास रहे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास रहे, और या किसी को ट्रांसफर हो जाए तो उसका डिग्री का जो लिमिटेशन का पीरियड है वो 12 ईयर्स रहेगा। दैट विल नॉट चेंज। ओके, यस सर, यस। नेक्स्ट है कि किसकी अगेंस्ट करा सकते हैं। तो मिलता है कि डिग्री जिसे हम कहते हैं, राइट, जजमेंट डेप्टर। डिग्री होल्डर को डिग्री होल्डर कहते हैं, एंड जिसके अगेंस्ट डिग्री पास होती है दैट इज नॉन द जजमेंट डेप्टर, उसे आगे की रीडी भी कहते हैं। तो उस व्यक्ति को हो सकता है। एंड अगर उसकी डेथ हो गई हो तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के विरुद्ध भी डिग्री का एग्जीक्यूशन हो सकता है। एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट जो डिग्री का एग्जीक्यूशन होगा उसकी एक लिमिटेशन है, और वो लिमिटेशन है कि उस किसी जजमेंट डेप्टर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने उस ओरिजिनल जजमेंट डेप्टर से जितनी प्रॉपर्टी इनहेरिट की है उसकी लायबिलिटी केवल उस प्रॉपर्टी सीमित है, अनलिमिटेड लायबिलिटी लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, एंड इट इज गिवन इन सेक्शन। और उसके साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग घटना, पहले हिंदू लॉ में एक पायस ऑब्लिगेशन हुआ करता, और पायस ऑब्लिगेशन का अर्थ है एक पवित्र कर्तव्य होता था, एक पवित्र दायित्व होता था कि अगर किसी एक व्यक्ति के, किसी एक हिंदू के किसी भी पूर्वज ने, कितना भी पुराना हो, अगर कोई कर्जा लिया है तो उसके सन का ये एक पायस ऑब्लिगेशन था कि वो अपने पूर्वजों द्वारा दिए गए कर्जे का भुगतान करे। एंड उसमें देयर वाज नो लिमिटेशन, उसको कोई लिमिटेशन नहीं था। लेकिन अब ये पायस ऑब्लिगेशन खत्म कर दिया गया बाय द अमेंडमेंट ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट। अब पायस ऑब्लिगेशन नहीं रह गया। अब अगर हिंदू भी है एंड उसके किसी पूर्वज की कोई लायबिलिटी है तो उसकी लायबिलिटी भी केवल वहीं तक सीमित है, लिमिटेड है, कि जितनी प्रॉपर्टी उसने अपने उस पूर्वज से, अपने उस एंसेस्टर तक इनहेरिट।
तो मैंने दो बात बताने की कोशिश की। नंबर एक, हु कैन गेट द डिग्री एग्जीक्यूटेड, एंड सेकंड, अगेंस्ट द डिग्री कैन बी एग्जीक्यूटेड। दो कर। और तीसरा मैंने बताया तो व्हाट इज द लिमिटेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री, उनका लिमिटेशन क्या। द फोर्थ क्वेश्चन अराइजेस कि हमें तो अप्लाई एलास के अगेंस्ट टू अप्लाई फॉर एलास डिग्री। के अगेंस्ट ध्यान रखना कि उसके बारे में भी सीपीसी में प्रोविजन दे गए, अर्थात जिस कोर्ट ने डिग्री पारित की है उस कोर्ट में डिग्री का एग्जीक्यूशन लाया जा सकता है। द कोर्ट विच पास द डिग्री दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय दैट कोर्ट। लेकिन उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखने की है कि कभी कभी डिग्री पारित ट्रायल कोर्ट करता है, उसके बाद अपील होती है, अपीलेट कोर्ट डिफरेंट डिग्री पास कर देती है, उसके बाद सेकंड अपील होती है, सेकंड अपील डिफरेंट डिग्री पास कर देती है, उसके बाद एसएलपी होती है, तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट डिफरेंट डिग्री पास करे। अब क्वेश्चन आ रहा होगा कि डिफरेंट कोर्ट ने डिग्री पास की है तो एग्जीक्यूशन अप्लाई कहाँ करेगा। और ध्यान रखना कि एग्जीक्यूशन अप्लाई करेगा केवल उसी कोर्ट में जिसने की ओरिजिनल डिग्री पास। वो सारी अपीलेट कोर्ट की डिग्री, एसएलपी डिग्री उस ओरिजिनल डिग्री में मर्ज मानी जाएंगी, उसी का पार्ट मानी जाएंगी। इसलिए एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन केवल उस कोर्ट में लगेगी जिसने डिग्री पास की। सेकंड इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी कारण से जिस कोर्ट ने डिग्री पास की वो कोर्ट नॉन एग्जिस्टेंस हो जाए, अस्तित्व में न रहे, उसका एग्जिस्टेंस में रहे, खत्म हो जाए, अरे ट्रांसफर हो जाए, तो उसके बारे में भी सीपीसी में प्रोविजन दे गए। और दिया गया है कि अगर वो कोर्ट खत्म हो जाती है, बिल्कुल एबोलिश हो जाती है, नॉन एग्जिस्टेंस हो जाती है, तो उस कोर्ट का जुडिक्शन जिस कोर्ट में वेस्ट होगा वो एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन वहां दी जाएगी। अब उस कोर्ट का दायित्व होगा जहां पर पहली कोर्ट का जुडिक्शन गया है, वो कोर्ट एग्जीक्यूट करेगी। दैट शैल बी ट्रीटेड एज द कोर्ट व्हिच पास द डिग्री। लेकिन अगर वो कोर्ट एग्जिस्ट करती है लेकिन उसके जुडिक्शन का कुछ पार्ट दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर हो गया, उस दशा में दोनों कोर्ट को डिग्री के एग्जीक्यूशन का राइट होगा। जिसने वो डिग्री पारित की थी भले ही वो जुडिक्शन से ट्रांसफर हो गया, इवन देन दैट कोर्ट कैन एग्जीक्यूट द डिग्री। एंड दूसरा जहां पर उसका जुडिक्शन ट्रांसफर होगा वो भी ट्रांसफर। तो पहला ये है कि जिस कोर्ट ने डिग्री पारित की है वो कोर्ट उस डिग्री को एग्जीक्यूट करता है। सेकेंड राइज होता है कि जहां पर डिग्री एग्जीक्यूशन के लिए ट्रांसफर की जाए, तो जिस कोर्ट की डिग्री ट्रांसफर की जाती है उस कोर्ट को भी डिग्री की एग्जीक्यूशन का राइट है। लेकिन क्वेश्चन राइज होता है कि डिग्री ट्रांसफर क्यों की जाती है? व्हाई इट इज ट्रांसफर फॉर एग्जीक्यूशन? जब एक कोर्ट डिग्री पास कर सकती है, व्हाई इट कांट एग्जीक्यूट इट? और उसके बारे में बता दूं कि नंबर एक ध्यान रखना, ट्रांसफर के लिए जाती है कि हो सकता है कि डिग्री पास करने वाली कोई डिफरेंट हो, लेकिन डिग्री एग्जीक्यूट वहां होगी जहां पर की डिफेंडेंट या जजमेंट डेप्टर रिजाइड करता हो, रहता हो। एंड अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, जिस कोर्ट के जुडिक्शन में इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट करती है, तो जहां जब पर जजमेंट डेप्टर रहता हो, बिजनेस करता हो, वर्क फॉर गेन करता हो, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से हम डिग्री का एग्जीक्यूशन चाहते हैं, जिस कोर्ट के अंतर्गत डिग्री एक इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट करती है उस कोर्ट में वो डिग्री ट्रांसफर कर दी जाती है, दैट इज नोन द ट्रांसफरिंग कोर्ट। तो केवल दो कोर्ट को डिग्री के एग्जीक्यूशन का राइट है। पहला राइट है द कोर्ट विच पास द डिग्री, एंड सेकंड टू द कोर्ट विच द डिग्री इज ट्रांसफर फॉर द एग्जीक्यूशन। दो कोर्ट कर सकती है। और भी याद रखना कि डिग्री एग्जीक्यूशन ट्रायल कोर्ट में पेश की जाती है, अपीलेट कोर्ट में कभी भी एग्जीक्यूशन डिग्री प्रोड्यूस नहीं की जाती। तीसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर हम एग्जीक्यूशन की अप्लाई करें, हाउ टू अप्लाई फॉर द एग्जीक्यूशन। और उसके लिए ध्यान रखना, नंबर एक, एग्जीक्यूशन के अप्लाई के लिए एक हम ऑर्डर 21 पढ़ेंगे, उसमें एक टेबुलर फॉर्म किया गया है, एक टेबल बनाई गई है कि क्या क्या उसमें स्टैटिस्टिक्स आपको डाटा फिल करने हैं, वो सब दैट इज गिवन इन द ऑर्डर 21। वो डाटा फिल करके एंड डिग्री टू बी एनक्लोज विद द एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन के साथ डिग्री की सर्टिफाइड कॉपी लगानी है एंड एग्जीक्यूटिव कोर्ट में।
दैट इज द ओनली डिफरेंस। ये अप्लाई कर सकते हैं। फिर उस एग्जीक्यूटिव कोर्ट की जमीन है कि वो डिग्री अपने आप एग्जीक्यूट करेगी या ट्रांसफर करेगी। अगर अपने आप एग्जीक्यूट करनी है तो वो प्रोसेस शुरू करेगी एग्जीक्यूशन का, एंड अगर एग्जीक्यूटिव कोर्ट को अपने आप डिग्री एग्जीक्यूट नहीं करनी तो इट विल बी ट्रांसफर टू अनदर कोर्ट व्हिच विल एग्जीक्यूट द डिग्री, उस डिग्री तब होगी। तो कैसे करनी पड़ती है? नंबर एक, एप्लीकेशन देनी पड़ती है। एप्लीकेशन इज इन टेबुलर फॉर्म, उसकी टेबल दी गई है कि क्या क्या उसमें जो है हमको इंफॉर्मेशन फीड करनी है, वो केवल फीड करनी है, उसके बाद डिग्री कॉपी लगानी है और तब करना है। लेकिन कभी कभी सरकमस्टांस अराइज होता है, क्योंकि ऑर्डर 20 में दिया गया है कि जजमेंट पास होने के 15 डेज के अंदर डिग्री तैयार की जाएगी। एंड अगर कोई अर्जेंसी ऐसी हो जाए कि डिग्री होल्डर तुरंत एग्जीक्यूट करना चाहता हो या जिसे तुरंत, तो जिसके अगेंस्ट डिग्री है और वो अपील करना चाहता हो तो जजमेंट से अपील कर सकता है, उसे डिग्री की आवश्यकता नहीं, ही कैन अप्लाई विद द जजमेंट। तो उस पार्ट तक तो वो केवल उससे कर सकता है, अदरवाइज वो डिग्री से ही वो अपील करेगा। एंड वो जजमेंट तब तक डिग्री मानी जाएगी तब तक डिग्री मानी जाएगी, अदरवाइज जजमेंट को भी डिग्री माना जाता। तो अगर कोई डिफेंडेंट जिसके अगेंस्ट कोई जजमेंट पास हुआ हो वो अपील करना चाहता है और डिग्री तैयार नहीं हुई तो केवल उस पीरियड में जजमेंट के साथ कर सकता है। लेकिन जहां तक एग्जीक्यूशन का प्रश्न, एग्जीक्यूशन में तो तभी होगा जब एग्जीक्यूशन के एप्लीकेशन के साथ डिग्री लगाई जाएगी, तभी भी जजमेंट से कोई एग्जीक्यूशन नहीं। एंड तब कोर्ट डिसाइड करेगी कि उसे एग्जीक्यूशन अपने आप करना है या किसी और टास्क पर करना है। और बताया ये कैसे डिसाइड होगा कि अगर जजमेंट डिग्री का एग्जीक्यूशन चाहा गया है इम्यून प्रॉपर्टी के बारे में, तो जहां पर इम्यून प्रॉपर्टी है उस कोर्ट को ट्रांसफर की जाएगी। एंड अगर किसी का डिग्री का एग्जीक्यूशन चाहा है किसी व्यक्ति के पर्सनल ओबिडियंस से, तो जहां पर वो जजमेंट डेप्टर रहता हो वहां पर डिग्री की जाएगी, इसलिए वहां ट्रांसफर की जाती है। ये ट्रांसफर की बात। अब सेकंड पार्ट आता है, नेक्स्ट आता है कि डिग्री का एग्जीक्यूशन आरंभ कैसे किया जाए, कि वो ट्रांसफर ओरिजिनल कोर्ट हो जो डिग्री पारित की है और या ट्रांसफर कोर्ट हो, हाउ टू स्टार्ट विद द एग्जीक्यूशन। अब उसके दो पार्ट। नंबर एक, एग्जीक्यूटिव कोर्ट को जजमेंट डेप्टर को एग्जीक्यूशन से पहले नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है। एग्जीक्यूटिव कोर्ट डायरेक्ट प्रोसेस जारी करती है। प्रोसेस माने कि जिस विधि से उसका एग्जीक्यूट होना है, जिस मैनर से एग्जीक्यूट होना है, डायरेक्ट वो कोर्ट एग्जीक्यूशन उसका प्रोसेस जारी करती है, कोई नोटिस देने की आवश्यकता नहीं। केवल दो स्थिति में कोर्ट नोटिस, एग्जीक्यूटिव कोर्ट नोटिस दे सकता है, और वो दो स्थिति है। नंबर 1, अगर डिग्री का एग्जीक्यूशन डिग्री पास होने के 2 वर्ष की अवधि के बाद चाहा गया है तो इट इज बेटर फॉर द एग्जीक्यूटिव कोर्ट टू इशू नोटिस टू जजमेंट डेप्टर। और या जब डिग्री का एग्जीक्यूशन, जब डिग्री पास हुई, डिग्री पास होने के बाद जब उसका एग्जीक्यूशन चाहा गया, इस दौरान इस बीच में अगर जजमेंट डेप्टर की डेथ हो गई हो तब उसे उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के विरुद्ध डिग्री का एग्जीक्यूशन चाहा है तो कोर्ट में नोटिस जारी कर सकती है, अदर प्रोसेस जारी, अदरवाइज डायरेक्ट प्रोसेस जारी। केवल 2 किस्म नोटिस जारी। अब तीसरी बात है कि अगर प्रोसेस नहीं जारी की, ये बता सकते हैं क्या फिर से लास्ट वाला पॉइंट? और मैं उसके बाद बताऊंगा कि इसका प्रोसेस वेरी वेरी सिंपल, बहुत सिंपल। एक्सक्यूज मी, लास्ट वाला पॉइंट रिपीट कर सकते? जो कोर्ट ने डायरेक्शन दी है उस डायरेक्शन की कंप्लाइंस करी जाएगी। जो कोर्ट ने डिग्री पारित की है, जो कोर्ट ने ऑर्डर पारित किया है, उसका एग्जीक्यूशन कर दिया जाएगा, उसी तरह करा दिया जाएगा, उसे एग्जीक्यूशन कर दिया। आयुषी, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं? हाँ, मुझे पूछना था कि ये मतलब एग्जीक्यूशन, या प्लीज रिपीट नाउ। एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में अगर नोटिस नहीं रहता है तो सामने वाली पार्टी को पता कैसे चलता है कि उसके अगेंस्ट प्रोसीजर ये चालू हो गया है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मतलब यहाँ पे एग्जीक्यूशन के लिए फाइल कर दिया जाता है और दूसरी जो जजमेंट डेटर है वो अपील में भी चाहता है, तो वो जो पीरियड होता है
उसको कैसे पता चलेगा कि एग्जीक्यूशन हैज बीन नहीं फाइल्ड? देखिए, उसे बताने की जरूरत नहीं है। उसे मालूम हुआ है कि उसके अगेंस्ट डिग्री हो गई, तो कब तक उसे बताया जाएगा? अब डिग्री होने के बाद तो उसकी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो जो है वो डिग्री का उसका उसका कंप्लाइंस करे। नाउ इट इज हिज फॉल्ट। देखिए, एग्जीक्यूशन में तब जाना पड़ता है कि जब कोई जजमेंट डेप्टर अपने पार्ट का कंप्लाइंस नहीं कर रहा, कोर्ट का जजमेंट हो गया, कोर्ट की डिग्री हो गई, इसके बाद भी जजमेंट डेप्टर उसकी कंप्लाइंस नहीं कर रहा, तो डिग्री ऑर्डर विल गो टू द कोर्ट फॉर एग्जीक्यूशन। क्या तब भी बताने की आवश्यकता होगी? तब भी तुम बता रहे कि तुम्हारे एग्जीक्यूशन में आए हैं? व्हाट इज द नीड? नहीं तो कई बार अपील में जाते हैं ना, अपील में सुनिए, अपील में अगर जाते हैं तो अपीलेट कोर्ट हैज द राइट टू स्टे द एग्जीक्यूशन द डिग्री। वहां से स्टे कर दे तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। लेकिन जजमेंट डेप्टर को कब तक यही बताते रहेंगे तुम्हारे अगेंस्ट सारे? पूरा मुकदमा हो गया, सारा मुकदमा हो गया, राइट डिसाइड हो गए, जजमेंट डेप्टर को मालूम होगा उसका डिग्री है। नाउ इट इज हिज ड्यूटी टू कंप्लाई विद द डिग्री। उसकी रिस्पांसिबिलिटी है सर। और नोटिस कब इशू करते हैं, वो एक्सेप्शंस क्या है? व्हेन इज द नोटिस इशू? 2 साल बाद मैंने बताया कि अगर डिग्री पास होने के 2 वर्ष के अंदर एग्जीक्यूशन कराया गया है तो कोर्ट में इशू करना, नोट नेसेसरी। एंड सेकंड मैंने बताया कि अगर जजमेंट डेप्टर की डेथ हो गई है एंड एग्जीक्यूशन इज ब्रॉट अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द जजमेंट डेप्टर, then it is better to issue notice so that they must know. एंड एक और चीज पूछनी थी कि वो जो एलआरस के अगेंस्ट एग्जीक्यूशन होता है उसका लिमिटेशन होता है, आपने बोला है कि वो नहीं, मैंने बोला लिमिटेशन, उसका लिमिटेशन ये है, उसकी लायबिलिटी का लिमिटेशन, पीरियड का लिमिटेशन। मैंने कहा मैं बता रहा, किसी भी एलआर की लायबिलिटी केवल उसी सीमा तक है, उसी लिमिट तक है जितनी प्रॉपर्टी उसने जजमेंट डेप्टर इनहेरिट टू दैट एक्सटेंट। और एक चीज पूछनी थी कि यानी मैंने मेरे फादर से जितना इनहेरिट किया है, ओनली टू दैट एक्सटेंट आई एम लायबल इन परसेंट। हाँ, you are right. इन परसेंटेज, राइट? हाँ, इन परसेंटेज नहीं, टू दैट लायबिलिटी, जितनी प्रॉपर्टी की। सपोज में आई सेट एन एग्जांपल, अगर मैंने अपने फादर से सपोज करिए 50,000 इनहेरिट की या 50,000 की प्रॉपर्टी इनहेरिट की है, एंड फादर कहेंगे डिग्री 1 लाख की थी, तो मेरी लायबिलिटी 50,000। ओके। Before moving on to the next question, I think somebody else was trying to ask a question. Guys, please follow the rule. You have to raise your hand. We'll give you the chance to speak. Right? I am there on the chat. आप वहां पे मुझे क्वेश्चन या अपना जो भी आप ऐसा करिए कि जब भी आपके मन में प्रश्न आए आप अवश्य उसी समय पूछिए, बट चैट बॉक्स में जाके रेज योर हैंड। जी, हेलो, दैट योर क्वेश्चन विल बी टेकन। जी, हेलो सर, दिस इज अभिषेक श्रीवास्तव, एडवोकेट अभिषेक श्रीवास्तव। जी सर, अभी आपने बताया कि सर पूछ सकता हूँ क्वेश्चन? हाँ, बिल्कुल, वेलकम। कैमरा प्लीज, अभिषेक जी, कैमरा। सर, अभी आपने बताया कि एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग के लिए कोर्ट को जजमेंट डेटर को नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। जी, बट क्योंकि आपने बताया कि पूरा केस हो गया, डिक्री भी हो गई, उसके अगेंस्ट एक्स पार्टी की डिक्री हो गई और सब हो गया, उसके बाद फिर उसको पता नहीं है और उसके बाद भी उसको अगर वो नहीं आता, सोता रहता, तो कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है। बट सर, कई बार ऐसा होता है, ये किताब में तो लिखा हुआ है लॉ, बट प्रैक्टिकली ये फॉलो नहीं होता। अभी मैं केस लड़ रहा हूँ मनी सूट का, एजुकेशन लोन का केस है, बैंक लोन का। तो नॉर्मली सर होता क्या है कि जो प्लेंटिफ होता है, प्लेंटिफ का जो एडवोकेट होता है, वो चाहते नहीं है कि जजमेंट डेटर को ये पता चल पाए कि वो कि उसके खिलाफ कोई सूट प्रोसीडिंग किया गया, क्योंकि अगर उसको पता चलेगा तो वो आके ऑब्जेक्शन लगाएगा, रेस्टोरेशन के लिए सूट फाइल करेगा। तो वो रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन अगर डालेगा तो उनको ये एजुकेशन की प्रोसीडिंग डिले हो जाएगी। नॉर्मली हमारे प्लीज मैं बताता हूँ, देखिए, अगर हम इंडिविजुअल डिस्कशन करेंगे, किसी प्रॉब्लम को डिस्कस करने लगे, इट विल टेक टाइम। देखिए, कभी कभी लोग कुछ और होता है और कोर्ट में फॉलो कुछ और होता है, उसमें बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व।
तो उन फैक्टर को आई विल टेक अप लेटर। मैं उनका तरीका बता दूंगा, उनका तरीका क्या है, कैसे आप डील कर सकते हैं, वो जितनी मुझे नॉलेज है उनके बारे में बता दूंगा। लेकिन हम हर किसी स्टेज पर अगर हम इंडिविजुअल केस डिस्कस कर लेंगे तो फ्लो खत्म हो जाएगा, इट विल नॉट बी कंप्लीट। इसी आई नोट अबाउट इट, मैंने भी बहुत किया है। जो आप बता रहे हैं बिल्कुल 100% सही है, उसको गलत नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ कि व्हाट इज द एक्चुअल पोजीशन। यस सर, मेरे भी केस में एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग जब हो गई उसके बाद मेरे क्लाइंट का नोटिस आया, जब फाइनली एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन प्रैक्टिस में लगा दिया। बहुत सारे, अभी आपको मैंने नागपुर का केस बताया, मैं भी आपको और भी केस बताऊंगा कि जहां पर एग्जीक्यूशन में कैसे कैसे जो है मिसयूज होता है उनके प्रोविजंस का, हम कैसे मैनिपुलेट करते हैं वो भी बताऊंगा आपको। लेकिन अगर इंडिविजुअल केस डिस्कस करने लगे तो फिर कंप्लीट हो पाएगा। मेरी रिक्वेस्ट ये है, अगर इंडिविजुअल है तो आप टेलीफोन पर डिस्कस कर लेंगे हम कभी, और एक क्लास के बाद में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि इंडिविजुअल केस टेकअप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम जनरल तो बात कर सकते हैं। फाइन सर, मैंने सुनिए, मैंने बताया कि लीगल पोजीशन, और आप एडमिट करते हैं कि लीगल पोजीशन। यस सर, यू योरसेल्फ एडमिट की लीगल पोजीशन। अगर लीगल पोजीशन में कोई डिफरेंस हो तब आप मुझे पॉइंट आउट करिए। यू कैन एडवाइस मी, यू कैन करेक्ट मी, यू आर ऑलवेज वर्ड। ओके सर, ओके सर। तुम बता रहे कि नोटिस आवश्यक नहीं। तब तीसरी है कि अब आता है फाइनल के भाई एप्लीकेशन भी आ गई, दूसरी पार्टी को नोटिस जारी करने, अब प्रोसेस जारी। And that is the issue of the process is the main object, the main purpose of the execution process। और वो प्रोसेस कैसी होती है, तो बस वो अगर समझ में आ जाए तो समझ। नंबर 1, एग्जीक्यूटिव कोर्ट का काम यह है कि जो डिग्री पारित हुई है उसकी इन लेटर रिस्पेक्ट कंप्रेशन, दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। And we must remember that executive court cannot travel beyond degree। कोई भी एग्जीक्यूटिव कोर्ट डिग्री से बाहर नहीं जा सकती। जितना डिग्री में दिया गया है उसका कंप्लाइज करना है। एग्जीक्यूटिव कोर्ट ना तो डिग्री को कम कर सकती, ना उस डिग्री को बढ़ा सकती, ना डिग्री में कोई अमेंडमेंट कर सकती, ना डिग्री को कैंसिल कर सकती, ना डिग्री को कुछ ऐड कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। एग्जीक्यूटिव कोर्ट का काम तो केवल एंड केवल इतना है कि जैसे कि जो लेटर स्क्रिप्ट में लिखा उसका कंप्रेस, बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे हम एक लेटर पोस्ट करते पोस्ट ऑफिस, और पोस्टमैन का काम उसे केवल डेस्टिनी पे पहुंचाना है। क्या कोई पोस्ट ऑफिस वाले किसी लेटर में कोई वर्ड ऐड कर सकते हैं क्या, कोई सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या, कोई घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कोई चेंज कर सकते हैं क्या? और क्या ये कह सकते हैं हम इस लेटर को नहीं भेजेंगे? तो पोस्ट ऑफिस का काम कितना है कि केवल उस लेटर को डेस्टिनी से भेजना। ऐसे ही एग्जीक्यूटिव कोर्ट का काम है कि केवल उसका कंप्लाइज कराना, एग्जीक्यूटिव से ट्रेवल नहीं करना। बस केवल एक सर्कमस्टांस है, और वो सर्कमस्टांस है जहां पर कि एग्जीक्यूटिव कोर्ट डिग्री के बाहर जा सकता है, डिग्री का नहीं जा सकता, और वो है when the degree has been passed by a court which has no jurisdiction। अगर डिग्री किसी ऐसी कोर्ट ने पास कर दी जिसे जुडिक्शन नहीं था, तब तो एग्जीक्यूटिव कोर्ट इतना दे सकती है कि क्या जिस कोर्ट ने डिग्री पास की जुडिक्शन था या नहीं था। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव कोर्ट को ऐसी कोर्ट जिसने डिग्री पास की है उसके किसी राइट को, उसके अधिकार को, उसके जुडिक्शन को, उसकी पावर को चेक करने का अधिकार नहीं था। उसकी डिग्री की लीगलिटी इलीगलिटी को टू लुक आफ्टर करने का अधिकार नहीं है। केवल एक ही है कि जहां पर जुडिक्शन के बारे में एग्जीक्यूटिव जा सकती है, इसके अलावा किसी एस्पेक्ट को नहीं सकती। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी एग्जीक्यूटिव कोर्ट ने डिग्री में मनी पे इंटरेस्ट नहीं दिलाया, तो क्या मनी पे इंटरेस्ट एग्जीक्यूटिव को दिला सकती है? एंड माय आंसर विल बी नो। अगर नहीं दिलाया तो एग्जीक्यूटिव कोर्ट उस पर इंटरेस्ट नहीं दिला सकती, नहीं कर सकती। अगर छूट भी गया, बाय मिस्टेक भी छूट गया, तब भी एग्जीक्यूटिव कोर्ट उसे करेक्ट नहीं कर सकती। एग्जीक्यूटिव कोर्ट तो केवल लेटर निष्पत्ति तक उस जो डिग्री है उससे बंधी हुई है, उससे बाहर नहीं कर सकती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाट आर द प्रोसेस। सर संजू ने पूछा है कि एक्स पार्टी डिक्री जब होती है क्या उसमें नोटिस देना जरूरी होता है? नॉट नेसेसरी, ठीक है ना, जरूर नहीं है। देखिए कभी कभी हम क्या करते हैं कि जहां पर प्रोविजन नहीं होता तो कोर्ट जो है एक्स्ट्रा कोर्सेज होती हैं, एंड कभी कभी ऐसे मैटर में भी वो नोटिस जारी कर देते हैं सो दैट द अदर पार्टी में।
जारी कर देते हैं, लेकिन ऐसा कोई लीगल प्रोविजन स्पेसिफिकली। Am I right? आगे चलता हूं। देन क्वेश्चन आता है व्हाट आर द प्रोसेस, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस, राइट। और वो है नंबर 1 कि जो डिग्री पास करने वाली कोर्ट ने जो ऑर्डर डायरेक्शन डिग्री की है उसका एग्जीक्यूशन कराते हैं। जैसे अगर सपोज करिए किसी प्रॉपर्टी पे किसी को पोजीशन दिलाना है तो पोजीशन दिला दे, किसी को एविट करना तो एविट करा दे, कोई बिल्डिंग डिमोलिश करनी तो डिमोलिश करा दे, कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कराना है तो कंस्ट्रक्शन करा दे, व्हाट एवर में द डायरेक्शन का उसका पूरा करा दे। ये नंबर 1 पहला काम। दूसरा, अगर डिग्री किसी डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन के बारे में है, डॉक्यूमेंट का एग्जीक्यूशन क्या कि अगर सपोज करिए मैंने किसी प्रॉपर्टी खरीदी और वो मेरे फेवर में सेल डीड नहीं लिख रहा और मैंने कोर्ट में अप्लाई किया कि साहब मेरा इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ये प्रॉपर्टी खरीदने का, मैं पूरा पैसा देने को तैयार हूं, लेकिन इसके बाद भी ये मुझे सेल डीड नहीं लिख रहा, मुझे प्रॉपर्टी नहीं कर रहा, एंड कोर्ट ने अगर मेरा सूट डिग्री कर दिया, उसके बाद भी उसने डॉक्यूमेंट नहीं लिखा, एग्जीक्यूशन सेल डीड नहीं लिखा, एग्जीक्यूट नहीं किया, तो आई कैन गो इन एग्जीक्यूशन और एग्जीक्यूशन कोर्ट से करता हूँ ऐसा आप लिखते। और एग्जीक्यूशन क्या करती है फिर कि एग्जीक्यूशन कोर्ट उसे कहती है कि भैया लिख दो, नहीं लिखता तो कोर्ट उसे डिग्री होल्डर कहेगी भैया क्या तुम लिखवाना चाहते हो उसका ड्राफ्ट दे दो, कोर्ट ड्राफ्ट करेगी एंड कोर्ट उस डॉक्यूमेंट का अपने आप उसका एग्जीक्यूट। तीसरा है अगर डिग्री किसी मूवेबल प्रॉपर्टी की है तो मूवेबल प्रॉपर्टी उस जजमेंट डेप्टर से लेके उसे डिग्री होल्डर को चलाए। एक स्पेशल प्रोविजन है डिग्री के एग्जीक्यूशन और वो स्पेशल प्रोविजन है वो है इंजंक्शन की डिग्री के बारे में, स्पेशल परफॉर्मेंस द कॉन्ट्रैक्ट डिग्री के बारे में एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट के बारे में। 3 याद रखें। नंबर 1 डिग्री फॉर इंजंक्शन, डिग्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड डिग्री फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूमर एंड इसके प्रोविजन ऑर्डर 21 रूल 32 में दिए गए और दिए गए हैं कि अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री है एंड इंजेक्शन डिग्री है तो उसका एग्जीक्यूशन पहले जजमेंट डेप्टर कहेगा तुम कर दो, अगर वो कंप्लायंस नहीं करता तो उसे अरेस्ट किया जा सकता है एंड उसकी प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है। अर्थात ये केवल कोर्सिव मेथड है कि तुम इंजेक्शन का कंप्लायंस करो, उसे अरेस्ट कर लेंगे या उसकी प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी अटैच कर लेंगे तो अटैचमेंट एंड उसके अरेस्ट से ये इंजेक्शन डिग्री और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिग्री का एग्जीक्यूशन हो सकता है। तीसरी अगर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूमर राइट है तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूमर राइट की डिग्री में उसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा, केवल जजमेंट डेप्टर की प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है। तो इसमें से प्रोविजन है, राइट। अदरवाइज सिंपल है कि जो कोर्ट की डायरेक्शन है वो कराई जाएगी और ये कहता है, लेकिन ये सारा इतना करेगा। तो अगर मैंने बताया कि अगर प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी डिलीवरी करा दी जाएगी, पैसा दिला दिया जाएगा, कोई डॉक्यूमेंट लिखना है का डॉक्यूमेंट दिला दिया जाएगा, राइट। कोई और डायरेक्शन है तो उस डायरेक्शन पूरी कराई जाएगी। एंड डिग्री अगर इंजंक्शन की है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की है और या रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूमर राइट की है तो मैंने बताया कि उसकी अरेस्ट से अरे उसकी प्रॉपर्टी के अटैचमेंट से उस डिग्री का एग्जीक्यूशन हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा जो पार्ट किया गया है कि अगर डिग्री मनी रिकवरी उसका एग्जीक्यूशन करता है एंड मेजर पार्ट केवल एंड केवल जो हम पढ़ेंगे वो दिया गया है हाउ द मनी डिग्री कैन बी एग्जीक्यूटेड और मनी डिग्री के एग्जीक्यूशन के 4 तरीके। नंबर 1 जजमेंट डेप्टर को अरेस्ट किया जा सकता है। नंबर 2 जजमेंट डेप्टर को डिटेन किया जा सकता है, अरेस्ट किया और डिटेन जेल कन्फाइन कर दिया। तो पहले अरेस्ट, नंबर 2 डिटेंशन, नंबर 3 उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर दी,
नंबर 4 वो प्रॉपर्टी सेल कर दी और सेल करके मनी रिकवर कर ली। एंड नंबर 5 उसकी प्रॉपर्टी पर रिसीवर ऑफ। तो सबसे लेंथी प्रोविजन जो है वो है एज रिगार्ड द एग्जीक्यूशन ऑफ द मनी डिग्री। और मनी डिग्री का मैंने बताया कि एग्जीक्यूशन कैसे हो सकता है, वो 5 तरीके हो सकता है। नंबर 1, जजमेंट डेब्टर को अरेस्ट किया जा सकता है। अगर अरेस्ट करने के बाद पैसे दे दिया देता है, वो मनी का भुगतान कर देता है तो खत्म हो जाएगी। अगर वो अरेस्ट करने के बाद देता, ही में भी डिटेन, वो डिटेन किया सकता है। और उसके बाद नहीं देता तो उसकी प्रॉपर्टी इमूवेबल अटैच की जा सकती है। एंड अटैचमेंट के बाद भी पैसे देता तो इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल की जा सकती है। ये उसके ठीक है। और या अगर वो नहीं कर सके तो उसकी प्रॉपर्टी में रिसीवर अपॉइंट किया सकता है। इस तरह से मनी डिग्री एग्जीक्यूट। लेकिन अरेस्ट में, डिटेंशन में उसकी भी लिमिटेशन है। अगर प्रॉपर्टी अटैच करनी उसकी भी लिमिटेशन है। एंड अगर प्रॉपर्टी सेल करनी उसकी लिमिटेशन है। वो सारी लिमिटेशन 1 by 1 वी विल डिस्कस इट। लेकिन जो मेजर पोर्शन है वो मेजर पोर्शन डिपेंड करता है कि मनी डिग्री का। बाकी सारी डिग्रियों का एग्जीक्यूशन ऐसे होगा जिससे डायरेक्शन। मैंने आपसे बताया पहले भी, रिपीट कर रहा हूं कि अगर एग्जीक्यूशन ये है कि इस व्यक्ति को, डिग्री होल्डर को इमूवेबल प्रॉपर्टी पसंद दिलाई जाए तो कोर्ट के प्रोसेस जारी करेंगे। कोर्ट के जो अधिकारी हो जाएंगे और जजमेंट डेब्टर को हटा के उसको पसंद डिग्री होल्डर पसंद दिला। अगर किसी बिल्डिंग को अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कर लिया और कोर्ट की डिग्री यह है कि इसे गिरा दिया जाए तो कोर्ट उसे गिरा दे। जजमेंट डेब्टर से कहेगी तुम गिरा दो, और नहीं गिराता तो डिग्री होल्डर कहेगी आप गिरा लो और जितना खर्चा हो हम इससे वसूल कर देंगे। मूवेबल प्रॉपर्टी है उसे डिलीवर कर। मॉर्गेज का है तो मॉर्गेज रिडेम्पशन कर दी, जो भी डिग्री है उसे पास कर। लेकिन केवल मनी डिग्री ऐसी है कि जिसका एग्जीक्यूशन 5 तरह का हो सकता है। नंबर 1 मैंने बताया कि अरेस्ट से हो सकता है। अगर अरेस्ट के बाद भी पैसा नहीं मिलता, मनी नहीं मिलती तो उसे डिटेंशन हो सकता है। डिटेंशन के बाद नहीं मिलती तो उसकी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है। अटैच के बाद उसकी प्रॉपर्टी सेल हो सकती है। और सेल भी नहीं होती तो उसकी प्रॉपर्टी पर रिसीवर अपॉइंट किया सकता है। दीज आर द मेथड बाय विच द डिग्री, मनी डिग्री कैन बी एग्जीक्यूटेड। एक पहला क्वेश्चन है जोहान सर का कि क्या मनी डिग्री में कोई लिमिटेशन का असर होता है, मतलब लिमिटेशन में कोई डिफरेंस होता है या सेम लिमिटेशन रहती है? नहीं, मैंने बताया कि डिग्री के एग्जीक्यूशन से मनी डिग्री हो या कोई डिग्री हो, द लिमिटेशन द सेम एंड दैट इज 12 years. Right. And I will set the relevant provision also. मैं आपको वो relevant provision बताऊंगा जहां पर डिग्री के एग्जीक्यूशन प्रोविजन दिया गया है। उसमें मनी डिग्री है या इम्यून प्रॉपर्टी डिग्री है, उसमें कोई अंतर नहीं। सर दूसरा, मिस्टर जे सोनी वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन। सर यू कैन यूज योर माइक। जी हाँ, सोनी जी बताइए प्लीज। वेलकम। यू म्यूटेड। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो जी हेलो। हाँ, जी मेरी एक मनी डिक्री में आफ्टर द रिटर्न स्टेटमेंट गिवन बाय द डिफेंडेंट, जी डिफेंडेंट अपीयर नहीं हुए कोर्ट में, और एट द स्टेज ऑफ एविडेंस द डिक्री हैज बीन एक्स पार्टी, then Okay. after the judgment come in my favor, which is ex party. Okay. In between I file execution, जी and defendant also apply for set aside जी डिक्री। अब दोनों एप्लीकेशन रन कर रही है साथ में, एक एग्जीक्यूशन और सेट असाइड का एप्लीकेशन। 913 क्यों? तो मैं इन बिटवीन दोनों एप्लीकेशन चल रही है, तो अभी स्टे नहीं हुई मेरी डिग्री, तो मैं जी। क्या एप्लीकेशन दे सकता हूँ अरेस्ट के लिए जजमेंट डेप्टर के खिलाफ? नहीं मैं आपको बता, हाँ मैं बता। देखिए अरेस्ट के कुछ प्रोविजन है कि अरेस्ट के लिए आप एप्लीकेशन दे सकते हो, तो कोई बार नहीं है। केवल एप्लीकेशन देने से किसी डिग्री का एग्जीक्यूशन स्टे नहीं है। ओके, तो यू कैन प्रोसीड विद द डिग्री। ओके। लेकिन जहां तक अरेस्ट की बात है, अरेस्ट के लिए आपको 2 काम करना, राइट? क्योंकि कोई डिग्री होल्डर किस मेथड से, किस मैनर से अपनी डिग्री का एग्जीक्यूशन करना चाहता है, उसका राइट है। इफ यू वांट कि उसके अरेस्ट से हो जाए, तो उसके लिए मैं आपको 2 चीज बताता हूँ क्या करना पड़ेगा आपको। नंबर 1 कि आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा कि ही हैज द सफिशिएंट मींस टू
make payment of that to comply with the decree. He You has have to sufficient means. means. And despite sufficient means वो उनका डिग्री की कंप्लायंस नहीं कर रहा, you will have to file the application. अगर आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे तभी अरेस्ट का जो है उसका जो है प्रोसेस जारी होगा, अदरवाइज. Okay. Means And उसके not only affidavit, you will have to prove it कि उसके पास sufficient means है. इसे कहते हैं कि he is a willful defaulter. Okay. ठीक है. तो इन बिटवीन एग्जीक्यूशन मनी डिक्री में कैसे? एग्जीक्यूशन चलता रहेगा सिंपली कि उसने 913 की एप्लीकेशन दे दी फॉर सेटिस्फाइंग द एक्सपर्ट डिग्री. इट डज नॉट मीन कि द एग्जीक्यूशन विल बी स्टेड अनलेस एंड अंटिल देयर इज ए स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ स्टे बाय द ट्रायल कोर्ट. द एग्जीक्यूशन विल नॉट बी स्टेड. Okay. So I can apply for attachment of his property. You can have attachment. Yes, that is a better process. Okay. So I have to. मैं सोनी जी मैं आपको 2-3 बात बताऊं. Yes. अरेस्ट के बारे में थोड़े से प्रोविजन डिफिकल्ट. Okay. नंबर 1, आपको एक तो पैसा और देना पड़ेगा उसके सब्सिडेंस अलाउंस का कि साहब इतने दिन में रखा जाए. इसे प्रोसेस जो उसे अरेस्ट करने जाएंगे उसका पैसा देना पड़ेगा आपको. Okay. एंड हमारे यहाँ ये है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 का जो यूएन ने जारी किया था. उसमें लिखा गया कि किसी को सिविल लायबिलिटी अरेस्ट नहीं किया जाता. Okay. तो अब थोड़े से प्रोविजन सीपीसी में अमेंड हो गए और उसमें हो गया कि अरेस्ट नहीं किया जाए. अगर आपके पास और मीन्स है तो दैट इज बेटर. Okay. अरेस्ट की प्रोसेस जारी करने से कोर्ट आपसे 50 क्वेश्चन करे. Yes. और अटेम्प्ट टूल जारी कर दी. Okay. I have to submit details of his property in court. हाँ बिल्कुल दैट इज बेटर. नहीं यू मस्ट स्पेसिफाई द प्रॉपर्टी डिटेल्स नहीं. Okay. ये प्रॉपर्टी बिलोंग करते हैं एंड यू अटैच दिस प्रॉपर्टी. बट Okay. कोर्ट सेलेक्ट नहीं करेगी कि साहब कौन सी प्रॉपर्टी अटैच करेगी. Yes. Okay. यू हैव टू पॉइंट इट आउट. Okay. Just name of the property. नेम ऑफ द साहब इस प्रॉपर्टी को अटैच करते हैं. कोर्ट सुनिए अगर आपने 10 प्रॉपर्टी की लिस्ट दे दी तो कोर्ट कैसे डिसाइड करती है कि भाई इस प्रॉपर्टी को, क्योंकि उस प्रॉपर्टी के बारे में आपको वैल्यूएशन भी देना पड़ेगा Okay. हर प्रॉपर्टी का. Okay. ताकि जितनी की आपकी मनी डिग्री है कोर्ट उसी के जो पैरेलल है उसी अमाउंट की कोर्ट अटैचमेंट जारी करे. Okay. If he has only if आपकी डिग्री 50,000 की है और उसकी 50 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच कर दी जाएगी. द एक्सपेक्टेड वैल्यूज. Okay. And if defenders has only one property, then the part of the property can be taken. Okay. Thank you. Then the part of the property can be taken by which the degree can be satisfied. Okay. So thank you, sir. Okay. Sir, am I right? आयुषी एक मिनट. बिफोर मूविंग ऑन, जो लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं इन बिटवीन द सेशन प्लीज कीप योर क्वेश्चंस शॉर्ट. फॉलोअप्स वगैरह अगर हैं तो वो हम बाद में लेंगे, नहीं तो ब्रेक हो जाएगा फ्लो और फिर समझ नहीं आएगा लेक्चर. राइट. अभी सर अगर लेक्चर बंद कर दें क्वेश्चन ले लेते हैं. राइट ठीक है. सो we'll wrap up the lecture here और हम क्वेश्चंस ले लेते हैं. ऑलरेडी 9 आप लोग भी काफी देर से बैठे हैं सुन रहे हैं तो सुनने के वी क्लोज इट हियर. एंड आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो आई वुड लाइक टू हैव द क्वेश्चन. आई वुड लाइक टू टेक अप द क्वेश्चन प्लीज. सर मेरे पास कुछ चैट में है, पहले मैं बोले. हाँ पहले बताइए. आयुषी आपके पास इसके बाद आते हैं. सर एक क्वेश्चन है संजीव जी का एंड ही वांट्स टू आस्क इन पार्टीशन डिक्री if the judgment debtor refuses to pay stamp duty and gets it registered, then what is the process? What will the court do? नहीं ऐसा है कि अगर वो कोर्ट फीस नहीं देते तो डिग्री होल्डर पे द कोर्ट फीस. आप कोर्ट फीस पे कर दी उसके यहाँ पे एंड दैट अमाउंट विल बी रिकवर्ड एज मनी. जितने एक्स्ट्रा कोर्ट फीस दिए हैं दैट कैन बी रिकवर्ड एज मनी. आप उसे मनी डिग्री की तरह रिकवर कर लीजिए. ठीक है संजीव जी, अगर आपका फॉलोअप हो तो आप चैट पे भी भेज सकते हैं, माइक भी यूज कर सकते हैं. रचित आपका क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आया, आप माइक यूज कर सकते हैं. Yes. Good evening, sir. Good evening. Sir, my question is, in case if a defendant is represented by a SPA holder in the suit and that suit is decreed,
Now, can I also file execution against the SPA holder? Can I make him a No. separate party? No. Because देखिए, yes, actually you have brought the suit against the defendant. yes. By whom the defendant is represented, that is not material. Your cause of action is against the defendant. The degree is passed against the defendant. But I think I can always make SPA holder, defendant a party through SPA holder. Through SP holder नहीं, सुनिए, through SP holder, तो SP holder is representing the defendant. SP holder is not a personal party. He is representing another party. सर तो उसके अगेंस्ट एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते, नहीं। अगर पार्टी बनाना नहीं Possible एग्जीक्यूशन नहीं, पार्टी तो थ्रू उसी के रहेगा, थ्रू एसपी होल्डर ही रहेगा, राइट? वो लेकिन एग्जीक्यूशन जो होगा दैट विल बी ब्रॉट अप अगेंस्ट द मेन डिफेंडेंट. मतलब नाम एसपी देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जब कैमरा ऑन करें. रचित, कैन यू टर्न ऑन योर कैमरा? Raghav, it's a little difficult because I'm not in a good network area, but I can still try. Okay, let's try. Yeah, we can see you now. Yes, sir. हाँ रचित जी, मैं आपको बताता हूं. सपोज करिए एक आदमी बैंक का मैनेजर है, एंड ही रिप्रेजेंट द बैंक, एंड डिग्री इज पास अगेंस्ट द बैंक, तो कैन दैट डिग्री बी एग्जीक्यूट अगेंस्ट द मैनेजर? It cannot, sir. It cannot. The same is the case. It cannot. Degree, actually, in fact, the degree has been passed against the particular defendant. But A sir, minor- if the SPA, A minor is represented by his guardian. So if the degree is passed, so degree is passed against the minor, not against the guardian. If any party is represented by power of attorney holder, so degree is passed against the particular person, not against the power of attorney holder. even if the power of attorney says that he will be responsible for all the acts of नहीं, he will be responsible. Defendant will be responsible. जो power of attorney holder करेगा, उसके एक्ट के लिए defendant responsible होगा. It must be with bench. So for example, अगर recovery of money है, recovery of money की decree pass हुई, recovery of money की decree pass होने के बाद, now the defendant is not in India and he was represented by SP holder. Now we have made नहीं, defendant a party through SP holder. Do you have some property against that judgment after? No, sir, it is not. There's no property. The defendant does not live in India. अच्छा, he does not live in India. Yes. देखिए, Now- उसके बाद तो हाँ, मैं उसके बाद बताता हूँ. उसके बाद आप प्रोसेस करना पड़ेगा कि आप कोर्ट सप्लाई करिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स है, एक नोटिफिकेशन है सेंट्रल को, उसमें है कि अगर कोई सिविल नेचर का डिस्प्यूट है तो उसके समन भेजे जा सकते हैं आउट ऑफ इंडिया भी थ्रू द लॉ मिनिस्ट्री. But that would be very complicated process, sir. हाँ, नहीं, नेचुरली दैट इज कॉम्प्लिकेटेड. हम SP होल्डर को पर्सनली नहीं कर सकते किसी तरह. ऐसे हम लोग पर्सनल नहीं कर सकते. सुनिए, करेगा नहीं, उसका ये डिग्री नहीं है. अगर आपने अप्लाई भी कर दिया, दैट विल बी सेटिस्फाइड विद इन मिनट. पहले तो कोर्ट ही नहीं करेगी. Alright. आप ही बताइए ना, क्या कोई एडवोकेट रेस्पॉन्सिबल हो सकता है किसी पार्टी के लिए? पार्टी रिप्रेजेंटेड थ्रू एडवोकेट. इज द एडवोकेट रेस्पॉन्सिबल? No, sir. बस तो सेम इज द केस विद द एसपी होल्डर. सर अगर उसकी यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी होती तो करवा लेते, तो करा लेते. एसपी होल्डर को नाम रख. आप उसके देखिए, उसकी प्रॉपर्टी देखिए कोई है. Alright, sir. Alright. ओके. Next up, Ayushi, you have a question? Ayushi Mishra. Yes, I have a question. One minute. Am I audible? Sir, am I correct in understanding that
in the execution proceedings for a civil liability, which is for a civil liability, a person will not be arrested because as per the human rights. नो, मैंने केवल ये कहा है कि कुछ रेस्ट्रिक्शन लग गई कि ही विल नॉट बी अरेस्टेड एट ऑल, ऐसा मैंने नहीं कहा। मतलब देयर आर सम लिमिटेशंस ऑन द अरेस्ट एंड डिग्री होल्डर विल हैव टू प्रूव that despite sufficient means the judgment debtor is not complying with the degree, and if the court is satisfied, only then the court can issue the arrest warrant of arrest. Totally bar नहीं हुआ arrest, it is not totally bar, it has become difficult to. Sir, and one more query I had is जी कि sir, many a times what happens is कि the judgment holder, they know that these execution proceedings are quite lengthy. So in order to remain in possession of the property, many a times, even if the judgment debtor is ready to pay the money, they prolong the matter by not accepting it. जी And thereafter they file the execution proceedings. So can we file counter execution proceedings and नो, सुनिए, अगर मनी डिग्री है तो देयर इज ए प्रोविजन कि आप डिग्री होते ही उस मनी को यू कैन डिपॉजिट इन द कोर्ट। okay, सुनिए, ऑर्डर 21 में सबसे पहला प्रोविजन दिया गया है कि अगर डिग्री मनी डिग्री है और जजमेंट डेब्टर इज रेडी टू पे द डिग्री एंड डिग्री होल्डर इज नॉट एक्सेप्टिंग इट, यू हैव द राइट टू डिपॉजिट इन द कोर्ट। sir, we actually did this. We actually filed an application, but then application was also rejected. And मेरे पास केस आई है and वो काफी समय बीत गया, I think 2 years बीत गए वो ऑर्डर आके, तो I cannot challenge it in the upper court as well. नहीं, आप सुनिए, यू कैन मूव द सेकंड एप्लीकेशन, उस पर रेजिडेंट अप्लाई नहीं करता, यू कैन मूव द सेकंड एप्लीकेशन। I can file one more application. हाँ, यू फाइल वन मोर एप्लीकेशन, आई एम रेडी टू Oh, डिपॉजिट okay. एंड उसके साथ यू सबमिट द टेंडर आल्सो, डोंट फाइल द एप्लीकेशन। कि आप सिंपल ये एप्लीकेशन दीजिए कि वी वांट टू डिपॉजिट दिस अमाउंट एंड हमारा टेंडर पास कर दिया जाएगा, Okay. राइट। Hmm. तो सुनिए, देयर इज नो बार कि अगर आपकी एक एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई तो आप दूसरी सेकंड एप्लीकेशन नहीं दे सकती, तो यू कैन मूव द सेकंड एप्लीकेशन, व्हाट इज द हार्म इन इट। Okay, sir. Thank you. Next, Salman, you have a question? Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग। मेरा एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि एक प्रॉपर्टी थी जो डिक्री हो गई और जब एग्जीक्यूशन का टाइम आता है उसमें थर्ड पार्टी के जो राइट है वो आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा? सपोज थर्ड पार्टी राइज के जो राइट हैं वो आ जाते हैं, मान लीजिए कि जिसने किराएदार था तो एविक्शन का शूट लगाया, उसको खाली करने के लिए डिक्री दे दिया कोर्ट ने, लेकिन जो किराएदार था उसने एक थर्ड पार्टी को सेल कर दिया। किराएदार ठीक है। कैसे सेल करता है? सॉरी, किराएदार कैसे सेल कर सकता है? हाँ सर, आबादी लैंड था, आबादी लैंड में कोई रिकॉर्ड नहीं रहता जनरली, क्योंकि वो काफी पुराना था, 20 मेरा ये केस था सन 1962 से चल रहा था। देखिए, अगर आपको लैंड लॉर्ड मान लिया गया और उसे टेनेंट मान लिया गया तो सेक्शन 52 टीपी अप्लाई करता है, लिस्पेंडेंस का सिद्धांत अप्लाई करता है। उसके बाद अगर वो सेल भी कर देता है तो जिसके फेवर में सेल हुई है आप उसे पार्टी बना के एग्जीक्यूशन करा सकते हैं। लेकिन सर जो डिक्री हुई थी तो जिसको बेचा था वो पार्टी नहीं था, लेकिन अब जब एग्जीक्यूशन का टाइम आया तो वो उसमें ऑब्जेक्शन ले रहा है कि मैं तो उसमें था ही नहीं पार्टी, तो ये जो डिक्री है। सुनिए, पार्टी होने की जरूरत नहीं है, सेक्शन 52 ऑलरेडी देयर इन द टीपी एंड जो और जिसको सेल किया वो कह रहा है कि मेरा इसमें 12 साल से ज्यादा मैं पोजीशन हूँ, तो ये डिक्री ना ही डिक्री मेरे फेवर में हुई है। नहीं, 12 साल से, सुनिए, 12 साल से ज्यादा पोजीशन है तो जब तक वो डिक्लेरेशन नहीं लेगा तब तक डिसाइड नहीं होता। केवल किसी के कहने मात्र से 12 साल में पोजीशन का ऑर्डर नहीं होगा अनलेस अनटिल हिज राइट इज डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट। ओके, थैंक यू सर। उनसे कहिए कि एग्जीक्यूटिव कोर्ट उसके राइट डिसाइड नहीं करेंगे 12 साल में ऑनर होगा नहीं होगा, ही विल हैव टू गो टू सिविल कोर्ट। ओके, दूसरी बात, आप एक तब तो कह रहे कि मैंने उसने खरीदी है और दूसरे तब कह रहे कि साहब उसने कहा कि मैं तो 12 साल से कब्जा हो गया, विच इज ट्रू।
सेल जब उसको हुए उसके बाद ही उसका कब्जा हो गया ना सर। नहीं, सेल कब हुई? जो किराएदार ने ही उसको को सेल किया और उसके बाद उसको कब्जा दे दिया। अरे कब सेल की, मैं तो कह रहा। हाँ काफी टाइम हो गया सर, ये तो 1962 से केस चल रहा था मेरा और अभी एग्जीक्यूशन में चल रहा है। नहीं, सेल कब की है? केस आपका 1962 चल रहा हो, कब से चल रहा हो कि सेल कब? हाँ सर 1980 करीब में। 1980 में? तो आपको सेल का मालूम नहीं हुआ? नो सर, क्योंकि वो उसने सेल डीड के लिए एग्जीक्यूट के लिए आया नहीं, वो कब काबिज हो गया उसके बाद हमें पता ही नहीं चल पाया, और पहले तो कोई कंप्यूटर वगैरह था नहीं। नहीं मालूम होता तो यू मस्ट बी विजिलेंट। लेकिन फिर भी सेल करने से, क्योंकि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट सेल हुई है, तो सेक्शन 52 अप्लाई करता है। आप अपने वकील साहब को गाइड करिए कि सेक्शन 52 टीपीए का अप्लाई करें, और लिस्ट पेंडेंस का सिद्धांत अप्लाई करता है, उसे कोई राइट एक्वायर नहीं होगी। ओके सर, थैंक यू। he just prolonging the matter. और एक चीज और, यस सर, he simply हाँ, getting the time. ओके। एक क्वेश्चन और था सर, जो ऑर्डर का एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगा? कौन से ऑर्डर का? जैसे 3912 डिसाइड हुआ कि इसमें रिस्ट्रेन किया गया कि यहाँ पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाए, लेकिन उसके बाद भी अगर उसमें कोई निर्माण होता है तो उसके बाद 39(2)(a) उसे कन्विक्शन हो जाएगा सेक्शन 39(2)(a) में, उसके लिए जाएगा। थैंक यू सर। सर अभिषेक का एक क्वेश्चन है। अभिषेक, हेलो। क्वेश्चन? हाँ सर, अभी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ सर अभी? हाँ जी बिल्कुल पूछिए सर। ये हाँ, वो टाइम तो सर अभी लेक्चर चल रहा था, तो मेरा क्वेश्चन सर ये था कि अगर डिक्री जो एक्सपार्टी हुई है अगर वो नल एंड वाइड है, तो क्या उससे निकला हुआ सूट एग्जीक्यूशन का प्रोसीडिंग कर सकता है प्लेंटिफ? नहीं, हु विल डिसाइड कि नल एंड वाइड? बिकॉज सर लॉ इज डिसाइड, क्योंकि लॉ में ये कहा गया कि सम्मन जो हम स्टेक एप्लीकेशन लगाते हैं उसमें अगर हम ये प्रूफ करते हैं कि सम्मन जो है ड्यूली सर्व नहीं किया गया है, रॉन्ग एड्रेस पे सम्मन अगर सर्व किया गया है, तो डिक्री जो है वो नल एंड वाइड हो सकती है अगर हम ये प्रूफ करते हैं। हमने ये प्रूफ किया है कि हमने जो जजमेंट डेटर ने जो एड्रेस प्रूफ दिया था। जस्ट यस सर। सम्मन ड्यूली सर्व हुआ या नहीं हुआ, दैट इज डिफरेंट। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है कि विच कोर्ट विल डिसाइड कि समन मतलब जो है सर्व हुआ नहीं हुआ, विच कोर्ट विल डिसाइड, विच इज द कॉम्पिटेंट कोर्ट टू डिसाइड दिस क्वेश्चन? जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है। हाँ, जिस कोर्ट ने डिग्री पास की, इट इज नॉट द एग्जीक्यूटिव कोर्ट। नो, जिस कोर्ट ने डिग्री, तो हमारी एप्लीकेशन रेस्टोरेशन की उसी कोर्ट में लगी है जिस कोर्ट में डिग्री पास की है, और एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन भी प्लेंटिफ ने उसी कोर्ट में लगाई है फाइनल डिग्री को एग्जीक्यूट कराने की। हाँ, उसी कोर्ट में लगने से दोनों मैटर तब भी अलग अलग रहते हैं। वो एग्जीक्यूटिव कोर्ट जब वो एग्जीक्यूशन टेकअप करती है दैट इट बिकम द एग्जीक्यूटिव कोर्ट, और जब आपकी एप्लीकेशन रेजिस्ट्रेशन करेगी दैट इट विल बिकम ए सिविल कोर्ट। ओके सर। तो आप सुनिए, आप अभी वो केवल एप्लीकेशन आप ऑर्डर 9 रूल 13 की दे सकते हैं, जिसमें आपने डिग्री सेटिस्फाइड करने की होगी, वही करिएगा। एग्जीक्यूटिव कोर्ट, और सुनिए उसी में वो स्टे भी कर सकते हैं, उसी में स्टे की पावर है, उसमें स्टे की पावर है कि एग्जीक्यूटिव स्टे कर दीजिए। यस सर, मैंने उसी के लिए दिया हुआ है, क्योंकि जो हमारे जो सम्मन सर्व किया गया है वो रॉन्ग एड्रेस पे सम्मन सर्व किया गया है, तो डिग्री एक्सपार्टी को एक्सपार्टी करा ली गई है, और हमें प्रॉपर मेरिट के आधार पर हमको सुनने का अवसर प्रदान ही नहीं किया गया, और बिना हमें सुने हुए एक्सपार्टी कर दी गई। तो वो कोर्ट डिसाइड करेगी। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन डिस्प्यूटेड रहते हैं और पर्टिकुलर केस के अलग रहते हैं। केवल एक पार्टी को सुन के विदाउट सीइंग द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट ये कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि साहब विच पार्टी इज राइट, विच राइट है, क्या आप राइट है या नहीं है, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। एक्चुअली प्रोसेस ये था कि कोर्ट का जो प्रोसेस सर्वेयर होता है उसने अपनी रिपोर्ट भी लगाई कि फला व्यक्ति फला एड्रेस गलत है और वहां पर नहीं रहता है, पर्सन के फादर की डेथ हो चुकी है। अभिषेक जी, इन सब बातों के बारे में कोई भी ओपिनियन तब दी जा सकती है जबकि मैं सारे डॉक्यूमेंट। जी देखिए, एक क्षमा करिएगा मुझे कि एक पार्टी अपना पक्ष देखते हैं, यस सर, कि हमारे फेवर में हमारे, वो दूसरी पार्टी के पॉइंट देखते नहीं। तो आप हो सकता है कि अपने फेवर की बात कर रही हो, दूसरी पार्टी के पास क्या डॉक्यूमेंट है, क्या एविडेंस है कि समन सर्व हुआ नहीं हुआ, जब तक वो पूरी फाइल न देखी जाए इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू से एनीथिंग। एक्चुअली सर, पत्रावली जो हमने कोर्ट में पेश की है, उस पूरे पत्रावली में उन्होंने रॉन्ग एड्रेस ही शुरू से लेकर अभी तक जब तक उन्होंने सम्मन सर्व किया है हमेशा रॉन्ग एड्रेस पे ही सर्व किया हुआ है, कभी भी उन्होंने सही एड्रेस डाला ही नहीं। तो जब सम्मन का रूल ही कहता है कि अगर सम्मन में एक स्पेलिंग में मिस्टेक है
नाम की अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो सम्मन लेने से हम मना कर सकते हैं, या तो अगर पूरा एड्रेस ही गलत है। एक बात सुनिए श्रीवास्तव जी, अगर आपकी इस बात पर फोर्स है तो कोर्ट विल हियर यू। सर वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि 1.5 साल हो गया अब तक मेरे रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन पे अभी एक्सेप्ट नहीं हो पाई है, क्योंकि इस पर सुनवाई चल रही है। हाँ तो तो बताइए मैं वो मेरा पूछना ये है कि क्या इस केस अभी मीनवाइल क्या प्लेंटिव बैंक जो है वो एग्जीक्यूशन का जो सूट लगा है वो क्या उसको प्रोसीड करवा सकता है, क्योंकि हाँ, डिग्री करा तो उसने सकता ले ली है। है, एग्जीक्यूशन का करा सकता है, मगर एग्जीक्यूशन इससे नहीं होता, उससे ओके, एग्जीक्यूशन आप इनसे कराना पड़ेगा। नहीं स्टे तो हमने नहीं लगा रखा है, रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन हमने दे रखी है स्टे के लिए साथ में। एप्लीकेशन आपको ही देनी पड़ेगी, बैंक स्टे का एप्लीकेशन लगाएगा, और खाली आपने कोई एप्लीकेशन दे दी 913 की, कोई अपील कर दी, केवल अपील मात्र से एग्जीक्यूटिव प्रोसीडिंग स्टे नहीं। ओके सर, तो उसका क्या प्रोसीजर होता है सर? नहीं, आपको उसी में अप्लाई करना पड़ेगा कि साहब हमारी एप्लीकेशन डिसाइड कर दीजिए, और वो डिसाइड नहीं करते तो कोई ना अपील, फिर अपील में जाना पड़ेगा। आपका रास्ता वही है, आपका रास्ता ओके एग्जीक्यूशन। ओके सर, ओके सर हमारे पास 2 लोग अभी और हैं, अभी लेने कल ले लो, ये तो रचित एंड मिस्टर सोनी, आपके क्वेश्चन बचे हैं, छोटे। अगर आप जल्दी से बता सकते हैं Yes, तो a very small question. हाँ जी सर, जी एक कंपनी के अगेंस्ट मनी डिक्री पास हुई। जी। नाउ दैट सो ये सूट 2 कंपनीज के बीच में ही था, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के अगेंस्ट फाइल करा फॉर रिकवरी ऑफ मनी एंड वो सूट डिक्री हो गया। नाउ द कंपनी इज कम इन एग्जीक्यूशन ऑफ दैट मनी डिक्री। ठीक। वो कंपनी ने डायरेक्टर्स को सेपरेटली पार्टी नहीं बनाया, एंड nobody is appearing from that judgment at a company's side. ठीक। इस केस में बिना डायरेक्टर्स को पार्टी बनाए क्या डायरेक्टर्स को अरेस्ट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता? अरेस्ट किया जा सकता। अब सुनिए, डायरेक्टर को पार्टी होना जरूरी नहीं है। एंड if the company is a party and degree has been passed against the company, तो सेपरेटली डायरेक्टर को पार्टी बना दे, इट इज नॉट नेसेसरी। बाय होम दैट कंपनी इज रिप्रेजेंटेड, कंपनी को रिप्रेजेंट किसने किया था? कंपनी को सर रिप्रेजेंट किया था सम AR, बट दैट AR has stopped coming in execution, so nobody is appearing in the execution proceeding, and the judge is saying that because director is not the party, तो therefore I cannot proceed, I cannot arrest. सुनिए एक बात सुनिए, वो पार्टी होना जरूरी नहीं है कंपनी के लिए। कंपनी डिग्री अगेंस्ट है तो सुनिए, उसमें प्रोविजन दिया गया है कि अगर डिग्री कंपनी के अगेंस्ट है तो उसके डायरेक्टर के अगेंस्ट, मैनेजिंग डायरेक्टर के अगेंस्ट, उसके सेक्रेटरी के अगेंस्ट, प्रिंसिपल ऑफिसर के अगेंस्ट डिग्री एग्जीक्यूट हो सकती है। देयर इज अ प्रोविजन द CPC, यू कैन शो इट टू। Okay, all right. So any of the directors can be arrested. बिल्कुल। सुनिए, अगर कंपनी का नहीं होता तो कंपनी थ्रू डायरेक्टर ही है वो उसका एग्जीक्यूशन। Yes, because company is itself a legal entity, therefore बिल्कुल लीगल it has एंटिटी to है, be represented by somebody. लीगल एंटिटी, बिल्कुल कंपनी। मूविंग ऑन, ठीक है सर, ठीक है, मैं प्रोविजन चेक करूंगा। थैंक यू। Mr. Soni, you can put your question. You're muted right now. Hello. I want to know, is there any stages of execution? Stage of the execution, I will Yes. discuss later on. With the passage of time, I will discuss everything. Don't worry. Okay. सुनिए, it is simply an overview, क्योंकि बहुत बातें ओवरव्यू से क्लियर हो जाएंगी, और जब we will read the provision तो क्लियरिटी हो जाएगी। Okay. Thank you. Can I ask one question, small question? हाँ जी, बस ये प्लीज। Sir, Bombay High Court passed a consent decree, and one of the family member has now gone to district court or city civil court in Mumbai to execute a decree. Is it possible for city civil court to execute a decree of High Court? मैंने आपसे बताया था कि डिग्री कोई पहले मुकदमा कहाँ चला था? हाई कोर्ट में ही सर, ओरिजिनल जुरिडिक्शन में। ओरिजिनल जुरिडिक्शन तो फिर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा एग्जीक्यूशन। हाई कोर्ट अपने आप एग्जीक्यूट नहीं करता। अच्छा, इट विल कम टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ओनली। हाँ, सिटी सिविल कोर्ट। हाँ, सिटी सिविल कोर्ट, करेक्ट। जी।
Okay, sir. Thank you. Okay, good night to everybody. Good night. And thank you for your valuable participation. Thank you very much for your very valuable participation. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. guys. Thank you for the enthusiasm. I'm waiting for you in the WhatsApp chat. अगर आपके feedbacks हैं तो please let us know, and we'll meet tomorrow at the same time. Thank you.